वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी भारतीयों को चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च की बधाई देना चाहूंगा। ये इस वक्त अपने रास्ते में है और 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल में लैंड करेगा। आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि इसरो ने लैंडिंग के लिए मून का साउथ पोल ही क्यों चुना, ऐसा क्या खास है साउथ पोल में और क्यों वहां पर पहुंचने के लिए हर देश जोर लगा रहा है। खमागनी एंड वेलकम। मून का साउथ पोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 इसके पहले वाले मिशन चंद्रयान 2 का एक फॉलो ऑन मिशन है। मून का साउथ पोल उसके फार साइड में है, जिसे डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइड हमेशा अंधेरे में ही रहता है और वहां धूप नहीं आती। धूप तो चांद की हर साइड आती है। डार्क साइड सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे लिए एक डार्क एरिया है, कॉज हम चांद के उस हिस्से को पृथ्वी से देख नहीं सकते। इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए वैज्ञानिक इसे फार साइड ऑफ द मून कहना ज्यादा पसंद करते हैं। धरती से चांद का सिर्फ एक ही साइड दिखने का कारण है टाइडल लॉकिंग, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। बेसिकली चांद का खुद के एक्सिस पर रोटेशन और पृथ्वी के अराउंड का चक्कर आपस में इस तरीके से मैच करते हैं कि हमेशा एक ही साइड पृथ्वी को फेस करता है। चलिए आज मून की हिस्ट्री को भी थोड़ा शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। चांद कब और कैसे बना, इसको समझने के लिए अभी तक की सबसे हाईली एक्सेप्टेड थ्योरी है थेइया इम्पैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से कई अरबों साल पहले जब मून एग्जिस्ट भी नहीं करता था और सोलर सिस्टम भी बन ही रहा था, तब एक मार्स के साइज का रोग प्लैनेट, जिसे थेइया नाम दिया गया है, वो आकर अर्थ से टकराया। इतने मैसिव स्केल पर कोलिजन को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। नासा ने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से मून फॉर्मेशन को दिखाया गया है इसी थेइया इम्पैक्ट थ्योरी के थ्रू। यह वीडियो एक सुपर कंप्यूटर से जनरेट किया गया है, एक बार जरूर देख लें। तो इस कोलिजन से दोनों बॉडीज के पार्टिकल्स स्पेस में बिखर गए। अब ये पार्टिकल्स अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जिससे पृथ्वी के अराउंड एक डिस्क या रिंग जैसा बन गया, जैसा सैटर्न के अराउंड होता है। फिर वक्त के साथ ये जो डेब्रीज रिंग के आकार में अर्थ के चक्कर लगा रहे थे, उनका तापमान कम होता गया और वे आपस में जुड़ते गए। इस फिनोमिनन को एक्रीशन कहते हैं और इन डेब्रीज के जुड़ने से चांद का जन्म हुआ। फिलहाल सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी यही है मून फॉर्मेशन की। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं कि मून के फार साइड, स्पेशली उसके साउथ पोल में ऐसी क्या खास बात है। एक तो ये कि वहां पर पानी मौजूद है। हाँ, लिक्विड फॉर्म में जरूर नहीं है, जमा हुआ है, आइस क्रिस्टल्स हैं। 2008 में चांद की सतह पर पानी की खोज सबसे पहले चंद्रयान 1 ने की थी, नासा के एक इंस्ट्रूमेंट मून मिनरोलॉजिकल मैपर के इस्तेमाल से। अब चांद की सतह पर पानी के होने की अहमियत का अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स साबित होगा अगर भविष्य में चांद पर इंसानों को लंबे वक्त के लिए भेजा जाता है। जब भविष्य में मून पर परमानेंट बेस बनेंगे तो ये पानी बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा ये पानी जो अरबों वर्षों से जमा हुआ है चांद की सतह पर, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो मिट्टी है, पत्थर हैं, वो भी अरबों साल पुराने हैं। फार साइड में बहुत सारे क्रेटर्स और पहाड़ियां होने की वजह से ऐसे काफी सारे एरियाज हैं जहां पर कभी भी धूप नहीं पड़ती। ऐसे एरियाज हैं जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। इन एरियाज को PSRs यानी परमानेंटली शैडोड रीजन्स कहा जाता है। यहाँ का तापमान बहुत ही कम है, करीब -230 डिग्री सेल्सियस तक। इस तरह के PSRs चांद के दोनों पोलर एरियाज में हैं। लेकिन क्योंकि साउथ पोल में ये बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वहां पर वाटर आइस, जो जमा हुआ पानी है, उसके मिलने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में। इन एरियाज के एलिमेंट्स और केमिकल कंपोजिशन अरबों सालों से प्रिजर्व्ड है। उनके अध्ययन करने से मून और सोलर सिस्टम के शुरुआती वक्त को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। पानी के अलावा और भी चीजें हैं जिनकी वजह से चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर धरती से रेडियो सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते। इसका भी कारण टाइडल लॉकिंग ही है। मून का फार साइड कभी भी पृथ्वी की तरफ फेसिंग नहीं होता, इस वजह से वहां पर रेडियो सिग्नल्स नहीं पहुंच सकते। इसलिए वहां पर हमेशा एक रेडियो साइलेंस बना रहता है। इसका फायदा यह है कि इससे वैज्ञानिकों को बहुत मदद मिलेगी सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट्स करने में। वहां से अर्थ वाले रेडियो सिग्नल्स के डिस्टरबेंस के बिना उन सिग्नल्स पर रिसर्च की जा सकेगी जो दूसरे स्टार्स और गैलेक्सीज से आ रहे हैं। यह एक परफेक्ट लोकेशन है अगर वहां भविष्य में रेडियो टेलीस्कोप्स लगाए जाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और स्टडीज के लिए। आसान भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक शांत कमरे में बैठने से कितना बेटर फोकस होता है कंपेयर टू बाहर सबके बीच में बैठने से, जहां सब आपस में बातें कर रहे हैं। तो इस वजह से मून का साउथ पोल, जो उसके फार साइड में है, एक आइडियल लोकेशन है रेडियो एस्ट्रोनॉमी और सेंसिटिव एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च करने के लिए। मून के फार साइड पर लैंड करना एक रिहर्सल की तरह भी है भविष्य के और बड़े और दूर तक के स्पेस मिशंस की प्रिपरेशन के लिए, जैसे मार्स कॉलोनाइजेशन।
अब ये सवाल तो आता ही है कि क्यों आज तक कोई भी देश मून के साउथ पोल में लैंड नहीं कर सका। 1959 में चांद के पीछे की साइड की तस्वीरें सबसे पहले सोवियत यूनियन के एक मिशन लूना 3 ने ली थी। ये एक स्पेस मिशन था जिसका प्राइमरी उद्देश्य चांद के पीछे की साइड की फोटोज लेना था, जो इंसानों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। 2019 में भारत के चंद्रयान 2 की तरह इजराइल ने भी कोशिश की थी चांद के साउथ पोल पर लैंड करने की, लेकिन वो भी क्रैश हो गया था। फिर उसी साल चाइना का चैंगी 4 मून के फार साइड में वॉन कैरमन क्रेटर में लैंड हुआ था, जो नॉर्थ वेस्टर्न साउथ पोल एटकिन बेसिन में है। ये लोकेशन एक्चुअली प्रॉपर साउथ पोल पर नहीं है, 45 डिग्रीज लैटिट्यूड पर है, जो करीब 1300 किलोमीटर है मून के इक्वेटर से। तो ये एक्चुअल साउथ पोल से काफ़ी दूर है। जहां चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है वो मून का प्रॉपर साउथ पोल है, जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। इसका कारण यह है कि मून के पिछले साइड पर लैंड करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जो अभी बताया था कि वहां अर्थ से रेडियो सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते। इसके फायदे तो अब हमें पता ही हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं मून के दूसरे तरफ, वो अर्थ से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते सिग्नल्स के ना होने की वजह से। तो इसलिए कम्युनिकेशन के लिए रिले सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो सैटेलाइट्स हैं जो मून का चक्कर लगा रही हैं, और जो लैंडर और रोवर मून के फार साइड में होंगे वो इन रिले सैटेलाइट्स के थ्रू पृथ्वी से कम्युनिकेट कर सकेंगे। इसीलिए स्पेसक्राफ्ट्स की लैंडिंग को मून के नियर साइड पर करना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। यहाँ लैंड होने वाले मून मिशंस को अर्थ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन का फ़ायदा तो है ही, और साथ ही ये साइड मून के पीछे के साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्मूथ है, सपाट है। यहाँ उतने क्रेटर्स और हाईलैंड्स नहीं हैं जितने फार साइड में है। हाईलैंड से मेरा मतलब है जो पहाड़ियाँ हैं या हिल्स हैं चांद के सतह पर। यहाँ ज़मीन उतनी उबड़ खाबड़ नहीं है और लैंडिंग करना आसान है। चांद पर जो बड़े बड़े डार्क पैचेस हमें दिखते हैं उन्हें मारिया कहा जाता है। ये मारिया डार्क कलर के स्मूथ प्लेन्स हैं चांद की सतह पर, जो अरबों सालों पहले वॉल्केनिक एक्टिविटी से निकले हुए लावा से बने थे। इस तरह के मारिया नियर साइड पर तो बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी बड़े हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कॉज ये हमें पृथ्वी से डायरेक्टली दिखते हैं। लेकिन मून के फार साइड पर इस तरह के मारिया बहुत कम है। वहाँ पर क्रेटर्स और पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं जो वहाँ के सरफेस को अनइवन बना देती हैं। लैंड करना तो मुश्किल है ही, पर लैंडिंग के बाद जो रोवर बाहर आएगा उसके लिए भी वहाँ घूमना इतना आसान नहीं है। मून के नियर और फार साइड में इतना फ़र्क होने की एक वजह यह भी है कि मून का जो फार साइड है वहाँ का क्रस्ट नियर साइड के कंपैरिजन में बहुत मोटा है, बहुत थिक है। इसलिए अरबों सालों के वॉल्केनिक इरप्शन से फार साइड पर इतने स्मूथ पैचेस नहीं बन सके जितने नियर साइड पर हैं। लेकिन डिस्पाइट द चैलेंजेस, मून के फार साइड को समझना एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है चंद्रमा के सभी रहस्यों को और बेहतर समझने के लिए। पूरे देश के साथ मैं भी यही आशा करता हूं कि चंद्रयान 3 का मिशन हर एक डिटेल तक सक्सेसफुल हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।